हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर जो हमारा होगा फंडामेंटल राइट, यानी जो है मौलिक अधिकार के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस में पढ़ते हैं, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। कहते हैं ये फंडामेंटल राइट उनके सिलेबस में है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये जो होगा आपको 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, और ये जो होगा आपके लिए डिस्प्ले भी होगा। तो ये कई मायने में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और थर्ड राइट हेयर इज अ फंडामेंटल राइट देयर, राइट अगेंस्ट द exploitations. Exploitations here, the people of India were exploited not only a British but also be a money lender, the zamindar. This system was called to the forced labor right against the exploitations of provision. All from the force of labor as well as the traffic in human beings. The violation of these provisions is an offense punishable under law. The state required citizens serve in the time of major is calamities or such as a flood, is a force, fire, foreign aggression, etc. Our constitution also provides as a safety guard for the children. It's a ban the employment of children below to the age of 14 years in any factories. Mine are hazardous is occupations. There is one fact here: traffic in human beings mean a sale and purchase of human being as a good and the commodities for immorals of purpose such as slavery and prostitution. हमारा जो तीसरा पॉइंट यही बात दर्शाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहते हैं भारत के लोग न केवल अंग्रेजी द्वारा बल्कि महाजनों एवं जमींदारों द्वारा भी कई बार शोषित किए गए थे। इसे बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बंधुआ मजदूरों के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानूनी के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य की बड़ी जो है आपदाओं जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों को सेवा का जरूरत होती है। हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपाय का प्रदान करता है। कहते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखाने और खाने और खतरों के कारोबारों में नियुक्त की प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह था कि मानव व्यापार का अर्थ मानव को माल या वस्तु की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए उसे गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या बेचा जाता है। तो देखिए ये बात मैं कई मायने में देखना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि हमारा देश में जो है ये इस तरह की प्रावधान बनी हुई है। कहते हैं फैक्ट्री में बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धड़ल्ले से जो है फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं छोटे छोटे। वेश्यावृत्ति की भी जो है हमारे देश ने पूरा ही गढ़ बना लिया है। आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते ही रहते हो और देखते ही रहते हो। कहते हैं सरकार ने रूल रेगुलेशन इसमें है बनी हुई, लेकिन बच्चों का भी शोषण हो रहा है और वेश्यावृत्ति भी यहाँ पर जो खुलेआम हो रहा है। The next here is a fourth fundamental right there, the right to freedom of religion. The India is a multi-religious state. Besides the Hindu, there is a Muslim, Sikh, Christian, and many other religions of our country. There are 8 types of religion present in India. The Constitution granted to the every person freedom of conscience and the right of practice and is a prerogative to any religion.
It also permit every religion group their right to the manage its own affair in the matter their religion. Every religion is a have the right to establish and maintain in a situation for the religious and charitable purpose. Each religious is a group is also free to the purchase and manage its movable and immovable property is accordance with the law from the prerogatives of its religion. Our constitution lay down that no religious education can be imparted in any educational institution, which is a is maintained over to state found. This restriction does not apply to those educational institutions which are not walls maintained over state found. But even this institution, no child can be completed to receive a religious instruction against her and his and her wishes. And the right to freedom of religious and not absolute, it is can be restricted on the ground of public order, the morality and health. The state shall not be imposed a restriction is about reality. दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत एक बहुधार्मिक देश माना गया है। हमारे देश में हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोग होते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो है 8 तरह के जो है धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने को नहीं पता है कौन कौन से धर्म है तो मैंने सोशोलॉजी में भी इसको जो है वीडियो रिलीज़ किया था, उसको आप देख सकते हो कौन कौन धर्म है और इनका क्या विशेषताएं हैं। कहते हैं संविधान प्रत्येक व्यक्तियों के अंत का कारण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की सुरक्षा देता है। यानी आप कोई भी धर्म मानते हो, आपको ये अधिकार है कि आप इसकी स्वतंत्रता ये दी जाती है कि आप मान भी सकते हो और इसका प्रचार भी कर सकते हो। लेकिन प्रचार करने के लिए आपको जो है गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है या दूसरे धर्म को किसी तरह का जो है मानहानि नहीं करना है। कहते हैं यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म में संबंधित क्रियाकलाप करने का अधिकार भी अनुमति है। यानी आप यज्ञ भी कर सकते हो, आप किसी प्रकार की हर तरह के जो है क्रियाकलाप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मानव बलि के या किसी भी चीज़ की बलि देने के लिए प्रावधान नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी जीव की रक्षा करना हमारा संविधान का सबसे परम कर्तव्य भी माना गया है। तो आप कोई भी क्रिया कर सकते हो, किसी भी कार्य करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात धार्मिक के रिगार्डिंग आता है। प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्मस्थल उद्देश्य के लिए संस्था प्रतिस्थापित तथा प्रबंधन को अधिकार है। किसी भी धार्मिक समूह का कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने तथा सब प्रबंधन करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, कहते हैं हमारे संविधान राज्य कोष की पुण्यता प्रबंधन किसी शैक्षिक संस्थाओं में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि हमारा देखिए कोई भी अगर शैक्षिक संस्था है, कोई भी स्कूल कॉलेज कोई भी है, आप वहाँ पर किसी प्रकार के धर्म की जो है ज्ञान नहीं दे सकती हो। ये हमारी धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार कदाचित नहीं करता है। यह प्रतिबंधन उन संस्थाओं पर भी लागू नहीं होता है जो राज्य कोष से पुण्यता प्रबंधित नहीं है। लेकिन ऐसे संस्थाओं में भी किसी बच्चों को धार्मिक उपदेश देने मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी बच्चों को इच्छा है तो प्राप्त कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो वो ये एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं है, इन्हें कानूनी व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। राज्य मनमाने ढंग से प्रतिबंध लागू नहीं भी कर सकता है। Our fifth fundamental right here, the culture and education right. India is a vast country with the diversity of culture, is a script and language. People like a proud in their own language and culture. And our constitution provides necessary granted to the preserve of maintaining and promote there is a culture and language. The constitution allowed to the minority to establish and maintaining educational institutes of their own. It is also provided that the state shall not be discriminate against any educational institute. Well, the granting financial aid of the ground that it is a begin run by the minority community. This right ensures that minorities will be given assistance by their state in the provisions of their language and culture. The ideas before their state is to preserve and propagate there is a composition culture of country. यदि हम बात करें पांचवें अधिकार का तो यही बात पांचवा अधिकार बताता है हमें कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। देखिए भारत विभिन्न संस्कृति, लिपियों तथा भाषाओं का एक विशाल देश माना गया है। ठीक है,
लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारा संविधान लोगों को उनकी संस्कृति तथा भाषा को जो अनुचित बनाने के लिए एक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्था स्थापित तथा प्रबंधित करने अनुमति भी देता है। वित्तीय सहायता स्वीकृत करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थाओं के राज्य द्वारा विभेदित नहीं किया जाता, यानी कोई तरह के भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी संस्था हो उनको सामान्य रूप से जो है सरकार देखती है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य को मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित भी करता है। राज्य के समक्ष यह लक्ष्य है कि वह देश में मिली जुली संस्कृति की रक्षा तथा उसका प्रयास करे। देखिए, राज्य का यह अधिकार होता है कि कोई भी संस्कृति के लोग आपके अगर राज्य में रहते हैं तो उनको हर तरह से जो है सुरक्षा प्रदान करना, उनकी हर तरह के जो है सुरक्षा देना और उनकी हर बातों जो उनके अनुष्ठान है वो करने का पूरा अधिकार दिया जाए। कोई भी संस्कृति अपनाते हैं, इसमें राज्य को संरक्षण देना बहुत जरूरी पड़ जाता है। कहते हैं इसलिए संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है हमें विशेष अधिकारों में दिया गया है। द our sixth fundamental right here, the last, the right to the constitutional is a remindance. After readings about all the fundamental right, a question may be arise in your mind. What can we individual do if one or more of his our fundamental right are encouraged upon by the state? Part third, our constitution provides for legal remedies for the protection of these rights against their violation by the state other institution individually. It is entitled to the citizen of their India to move to Supreme Court, High Court for the enforcement of this right. The state is forbidden from making any law that may be confessed with the fundamental right. The Constitution empowers the Supreme Court and High Court to issue order. The breadth is mentioning in the box given below. The first here is a habeas corpus. Little terms, it is ordered to the court to be state to produce a person physically before is justify their confessment of release of person. And second is a mandamus. Latin term, it is a command. They are ordered for the superior court to a subordinate court to the tribunal and public authority to perform its duties in a case it is not doing it. And provisions, it is order issued by the superior court to the federal and superordinate court to the tribunal from to proceeding with a case which is beyond the is a justice district. And the next here is a zo voreshoto. This is a very issue that restricting a person from acting in the public office which she is not entitled. The next here is a certiorari. The term certiorari means to be informed what is going. It is an order to the lower court from to Supreme Court to transfer the matter to its or to any other court of deciding the matter. This is to go and the long way to the protecting the right of individual against the encouragement by the legislatures, their executives or any other authorities. If the fundamental right are there is a cornerstone of our democracy, then right to the constitutional remandance in the shell of their part third of the constitution. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा बताया गया है अंतिम जो हमारा अधिकार दिया गया है उसे संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया था। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार का यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है और आप इससे क्या जानना चाहती हो। कहते हैं सभी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने के बाद आप के मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि यदि राज्य के किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक मौलिक अधिकार को दबा दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है। यानी मान लीजिए किसी राज्य में आप रहते हो लेकिन आपको कई मानने में वहाँ पर कुछ फंडामेंटल जो राइट दिए गए हैं उसको आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी मॉल में आपको जाने से रोका जा रहा है, ठीक है, आपको जो है न्याय नहीं दी जा रही है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकती हो, क्या कुछ है। कहते हैं ये घटना जो है आए देखने को आपको मिलेगा भी। कहते हैं अगर आप कानून के पास जाओगे, वहाँ पर कोई कहते हैं पुलिस स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पर बंदे जो होते हैं आपकी बातें नहीं सुनते हैं और आपको इग्नोर कर देते हैं। आपने जनरली देखा ही होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या आप अगर कुछ बोलते हो तो आपको थप्पड़ भी मार देते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा अगर बाइक आप चला रहे होते हो, अगर आप थोड़ा सा भी उनसे बातें करते हो तो दे थप्पड़ मार देते हैं। मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूँ कि भाई उनमें कौन सा गुरूर होता है कि बंदा अगर कोई आम नागरिक उनसे कोई प्रश्न भी पूछता है तो थप्पड़ और गाली से ही बात करने लग जाते हैं।
तो उनको कौन सा अधिकार दे दिया गया है, कौन सा हमारे भारत के संविधान ने ये उनको ऑर्डर दिया है, कौन सा अधिकार है जिसमें कोई भी नागरिक, अगर कोई अधिकारी हो जो उच्च पद पे हो, उनसे अगर हम बात तलब भी करना चाहें, या तो वो गुस्से में बात करेंगे या गाली से बात करेंगे या आपको थप्पड़ मार देते हैं। ये जनरली आपने रोड पे भी देखा होगा, कोई पुलिसकर्मी से थोड़ा सा दो बात बोल तो लो कि थप्पड़ और लाठी चलने लग जाते हैं उनके। तो ये प्रावधान कैसे बनाया गया ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या उनके पास स्पेशल कोई पावर दे दिया गया है कि आम नागरिक को बिना बातें के ही वो मारने लग जाए? दोस्तों, ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये आम है और ये किसी के साथ भी व्यतीत हो सकता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे पद पे है तो वो अपने ही गुरूर में होता है, क्या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा और यही संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें देता है। मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके पास कुछ कानून मिले हुए हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि ये कानून तो होते हैं लेकिन इस कानून तक कोई व्यक्ति पहुँचता ही नहीं है। कहते हैं अपन कोई मारता है या कोई गाली गलौज करता है, बड़े बड़े अफसर सब, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम चुपचाप अपने घर पे आके सो जाते हैं। सिर्फ हम गुस्सा निकाल लेते हैं, अपने मन ही मन कुछ बातें बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम किसी बड़े अफसर के पास जाएंगे उसकी शिकायत लेके तो कहते हैं पुलिस भाई भाई ही होते हैं, हम नागरिकों को वो बात नहीं सुन पाते हैं। ये आपने जनरली देखने को मिला भी होगा। कोई अगर कोई अपराध हो रहा हो, अगर वो पुलिस के विभाग में है तो उसकी बातें सबसे अधिक प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरे व्यक्ति की बातों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये मैं जानता हूँ आज के संसार का ये अधिनियम बन गया है, ये रूल रेगुलेशन बन गया है। कोई अच्छे पद पे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है, अगर आपको ऐसे जाओगे आम जनता बन के तो वो तो एडमिशन लेने से रहे, लेकिन जैसे आपको कोई सिफारिश मिल जाता है, कोई टीचर का मिल जाता है, कोई अफसर का मिल जाता है, बिना आपके कुछ पूछे जाने फटाक से एडमिशन ले लिया जाता है सरकारी स्कूलों में। तो ये सब बातें आम है, जर्नल है, लोग इन चीज़ों से बहुत त्राही है, लेकिन फिर भी लोग जो है ये सब करते हैं और सहते हैं। तो यही संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे माइंड में ये बात प्रश्न उठेगा कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति का एक से अधिक मौलिक अधिकार को दबा दिया जाए। ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है कि हम किसी से बातें कर सकते हैं, कोई हमें गाली नहीं दे सकता बात करने के लिए, तो ये सब हमारा अधिकार है। अगर ऐसा अधिकार है तो क्या हम कर सकते हैं? हमारे संविधान के भाग 3 में इस अधिकार की रक्षा हेतु कानूनी उपचार है। यदि इसका उल्लंघन राज्य या किसी दूसरे संस्था या व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कानूनी अधिकार में हो या कोई सरकारी नौकर हो, यह भारत के नागरिक को इस अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि अगर छोटी घटनाओं के लिए अगर हम बड़े बड़े उच्च न्यायालय में जाएंगे तो उन उच्च न्यायालय तो ऐसे ही व्यस्त होते हैं, तो वहाँ हमारी कौन फरियाद सुनने वाला है? राज्यों को ऐसी किसी कानून को बनाने की मनाही है जो मौलिक अधिकार के विरोध रहता हो। कहते संविधान जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिए गए बॉक्स में वर्णित आदेश या आज्ञा पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं पहला तो यही कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। देखिए लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस से ये न्याय द्वारा राज्य को एक आदेश है कि व्यक्तियों को पहले ही शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे ताकि उसका कारावास या उसकी मुक्ति न्याय उचित ठहराया जा सके। उसके बाद है परमादेश यानी मैंडमस। मैंडमस यही कहता है कि ये लैटिन वर्ड है, यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक आदेश है कि वह अपनी संबंधित कार्यवाही सुचारू रूप से कर सके। उसके बाद है प्रतिषेध। देखिए ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश होती है जो अधीनस्थ न्यायालय या कचहरी को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई पर जो है निषेध करती है। देखिए दोस्तों ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन ये जो है हमें प्रावधान है कि अगर हमारे साथ कोई दुराचार करता है तो और भी जगह है जहाँ पर हम अपना अपील कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ तक कोई अपील करता ही नहीं है। बंदे मार खा लेते हैं, कानून के जो है दुराचारों का सहन कर लेते हैं, लेकिन इतना अधिक लेवल तक कोई नहीं जाता है। यहाँ तक तो बड़े बड़े लोगों की ही पहुँच है। आम जनता तो 2 रोटी कमाना जानती है और बाल बच्चों के पेट भरना ही जानती है, उनको इतने बड़े कानून तक जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारा संविधान में यही बात मैं कहता हूँ कि चाहे नागरिक हो, चाहे कोई अच्छे अधिकारी हो, चाहे बड़े पोस्ट पे हो, सभी व्यक्तियों को अपने कानून में रह के बात करना चाहिए, कानून की तरह ही चलना चाहिए। कहते हैं किसी को कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया गया है। मैं एक ही बात सदैव जानता हूँ, कोई व्यक्ति को अगर स्पेशल कोई बात है, उसके अंदर कोई स्पेशल पावर दी गई है तो वो उसका अपना निजी नहीं है,
वो देश की रक्षा के लिए सार्वजनिक है। इसलिए हर एक व्यक्ति को समझदार बनना है, चाहे वो बड़े विभाग में हो या बड़े कर्मचारी हो। उनको भी, वो भी भारत के नागरिक हैं और उन्होंने इतना अच्छा पद प्राप्त किया, बेशक नहीं उन्होंने काबिलियत से प्राप्त किया है, लेकिन कहते हैं अगर काबिलियत आपके अंदर अच्छी गुण की थी तो आप बुरे गुण मत अपनाओ और देश को जो है बुरे मत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे हमारे समाज बिगड़ जाता है। आज व्यक्ति जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में अपना हेल्प मांगने इसलिए नहीं जाते कि उनको डर लगता है कहीं उन्हीं को बंधक बना के अंदर ना रख दे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं जब आप ही डर पैदा करोगे तो न्याय लेने कौन आएगा आपके द्वार। तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। उसके पश्चात है अधिकार पुच्छ यानी क्वे वेरेंट। यह एक आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में जिसका वह अधिकारी नहीं है कार्य करने से रोकता है। उसका उत्प्रेक्षण, इस शब्द का अर्थ क्या करना है की सूची देना। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए केस को अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी केस को जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने के लिए इस उपदेश का प्रयोग किया जाता है। कहते ये आज्ञा पत्र व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए विधायक, कार्यपालिका तथा अन्य किसी पदाधिकारी के द्वारा दबाव के विरुद्ध पुरोगामी प्रभाव रखते हैं। यदि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है तो संविधान उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 की आत्मा है। तो कहते हैं ये संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देशवासियों के लिए ज़रूरी है जो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसको आप कई क्लासों तक जो है इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना है, जिससे ये जो है दूसरे बच्चे तक भी इसको वीडियो को पहुंचाना है, जिससे वो भी इस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकें। कहते हैं जग कल्याण ही मानव का परम धर्म है। ठीक है, तो ये करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपका एक और फ़र्ज़ बन जाता है कि इस चैनल को कैसे हम सेव करें, और सेव करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा, तभी ये सेव होगा। तभी आपका जो है मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहेगा। चाहे आप, अगर आपको कोई वीडियो की ज़रूरत है और वो आपको ढूंढना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब पर बोलते हो कि हमें ये टॉपिक चाहिए तो तिरपान स्टडी सेंटर का नहीं आएगा। इस जगह वो पहले वाले वीडियो आएंगे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने डाल रखा है या बहुत से व्यक्तियों ने डाल रखा है। तो आप तिरपान स्टडी सेंटर के जो वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लो। जो वीडियो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग है वो वीडियो देखो और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।